गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमने पहला लेक्चर जो पढ़ा था वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। 9th क्लास का 5th चैप्टर है NCERT में। अब उसका नेक्स्ट लेक्चर मतलब सेकंड लेक्चर जो है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सो बच्चों, इस पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी और हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी ऑनियन पिल को लेके, और उस ऑनियन पिल के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में ही आज बात करने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको क्या कहते हैं और वो किस काम में आते हैं। तो यहाँ पे NCERT ने एक क्वेश्चन पुट किया है कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर उस डायग्राम में हमने देखे थे 5.1 एक्टिविटी के अंदर, वो स्ट्रक्चर्स क्या थे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स ऑनियन पिल को बना रहे थे उन स्ट्रक्चर्स के बारे में ही बात करते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स क्या थे जिन्होंने ऑनियन पिल को बनाया था। सो इसका आंसर जानते हैं। These small structures वो जो छोटे शेप के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे उसी के तरह के स्ट्रक्चर बिल्कुल हनी कॉम्ब के अंदर भी हमने देखे थे। उन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि these small structures that we see are the basic building units of the ऑनियन बल्ब। सो यहाँ बताया गया है कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमने उस डायग्राम के अंदर देखे थे, उन्हीं स्ट्रक्चर से ये पूरा का पूरा ऑनियन बल्ब जो है वो बना हुआ है, क्योंकि वही स्मॉल स्ट्रक्चर जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं उस ऑनियन बल्ब की। ऑनियन बल्ब मीन्स यहाँ पे मेरे पास ये ऑनियन है और ये बल्बुलर शेप में है, इसलिए इसको ऑनियन बल्ब कहा जाता है। सो ये जो ऑनियन है ये उन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, और इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर्स को अगर हम नाम देते हैं तो इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर्स का नाम है बच्चों सेल, जिनसे कोई भी ऑनियन बल्ब बना हुआ है। और इसके अलावा ऑनियन बल्ब के अलावा इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी उन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए हैं। सो हमारे पास इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। सो इस एक्टिविटी से ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं। तो बच्चों, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि दीज स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में हो रही है बात जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं। These structures are called the cell। सो इन्हीं स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया है, सेल का नाम दे दिया है, जिनसे ऑनियन बल्ब बना है।
अब इसके बाद बात आती है कि क्या सिर्फ सेल ऑनियन बल्ब को बनाने के लिए ही काम में आते हैं, या अर्थ के ऊपर और ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी सेल जो है वो यूजफुल है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर है कि जो ये सेल्स हैं ये अर्थ के सभी ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं और उनके भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जैसे इन्होंने ऑनियन बल्ब को बनाया, इसी तरह से ये अर्थ के और ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी बनाते हैं। सो इसके लिए हम जानते हैं कि नॉट ओनली onion but all organisms that we observe around are made up of cells. So यहाँ पे मैंने बताया कि ना सिर्फ ऑनियन बल्कि इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर, सारे के सारे ही किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अब हम इसमें अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेके बिग ऑर्गेनिजम्स तक सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं। अब यहाँ बात आती है स्मॉल, कितने स्मॉल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं हमारे पास, तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया है उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट्स में। सो उनका कैटेगराइजेशन जो है वो इस तरह से है कि उन ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया है। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब हम जानते हैं बच्चों कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, यूनी एंड सेल्युलर। यहाँ भी इसी तरह से दो वर्ड्स हैं, मल्टी एंड सेल्युलर। सो यूनी का मतलब जो होता है वो होता है बच्चों सिंगल, और सेल्युलर का मतलब क्या? जो सेल से बने हुए हैं वो सेल्युलर। सो सिंगल सेल। मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेल्युलर सेल अगेन। सो यहाँ पे दो वर्ड थे, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। मतलब जो एक सेल से बने हुए हैं वो यूनिसेल्युलर हैं, और जो बहुत सारी सेलों से मिलकर बने हुए होते हैं वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं।
अब यूनिसेल्युलर की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सो यूनिसेल्युलर आर सिंगल सेल that live on their own। सो जो सिंगल सेल है वो अपने आप में मतलब उसी सेल के अंदर उसका पूरा का पूरा लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसी सिंगल सेल में उसके जीने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब की सब उस सिंगल सेल के अंदर होती है। वही सिंगल सेल अपने सारे फंक्शन लिविंग के कर सकती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर है। जबकि मल्टी सेल्युलर के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तो वो सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। अब हम इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। सो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि अमीबा, दूसरा है क्लेमाइडोमोनाज, और पैरामीशियम। ये यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल यहाँ पे हैं तीनों के तीनों। और इसके अलावा बैक्टीरियाज भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। बैक्टीरिया। अब यहाँ मल्टी सेल्युलर जो है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल जो हैं वो है प्लांट्स, एनिमल्स, और फंजाई। ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुट किया गया है कि एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल एंड हाउ। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहीं लिख लेते हैं। यहीं लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन इज एवरी multicellular organism has made has come from a single cell and how।
सो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो क्या है कि सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और कैसे बने हुए होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से कैसे बनते हैं? देखिए, कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनने से पहले वो सबसे पहले एक सिंगल सेल से ही अपनी शुरुआत करता है। तो सबसे पहले वो एक सिंगल सेल होता है, उस सेल की मल्टीप्लिकेशन के बाद ही आगे फर्दर जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। सो इसी का आंसर जो है हम लिखते हैं कि सेल्स डिवाइड to produce cells of their own kind, and all cells thus comes from pre-existing cells। सो यहाँ क्वेश्चन जो था वो क्या था कि सभी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल से ही आते हैं और कैसे आते हैं। सो सभी की सभी सेल जो है वो डिवाइड होके अपने जैसी ही एक सेल प्रोड्यूस करती है। हर एक सेल जब भी डिवाइड होती है तो वो बिल्कुल अपने जैसी ही सेल प्रोड्यूस करती है। और इसके साथ साथ सभी सेल्स जो हैं, जितनी भी सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में आई हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आई है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है कि जो पहले सेल थी उन्हीं सेल से ही नई सेल्स बनी हुई हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। यहाँ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ये एक सेल है अमीबा की जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दिस इज अमीबा। और जब ये डिवाइड होगा तो इसके डिवीजन से पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये डिवाइड होगा और ये फिर फर्दर दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक सिंगल सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है और यहाँ एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए हैं। अब इन दो न्यूक्लियस के बनने के बाद यहाँ दो अलग अलग सेल बन गई हैं और ये भी अमीबा की सेल है और ये भी दोनों अमीबा की ही सेल हैं। सो यहाँ पे ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, मतलब ये एक पहले सेल थी। इसी सेल को डिवाइड करके यहाँ पे दो नई सेल्स जो हैं वो बनी हैं। तो इस प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि सभी की सभी सेल पुरानी ही सेल से आती हैं। दूसरी बात थी यहाँ पे कि सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जब भी कोई भी सेल डिवाइड होती है तो वो अपने ही जैसे सेल को प्रोड्यूस करती है। सो यहाँ पे ये अमीबा की सेल थी और ये डिवाइड हुई तो इसने अपने ही जैसी, ये भी अमीबा ही हैं दोनों के दोनों, अपने ही जैसी सेल जो है वो प्रोड्यूस की है। सो
इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब इसके बाद जो है हम सेल जो थी उसके बारे में, पहले साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवरीज की थी, तो उन डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं हम कि जो ये कुछ डिस्कवरीज हुई थी ये बहुत सारी बार बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई हुई हैं और इन पे खास क्वेश्चंस का इन पे फोकस रहा है इन डिस्कवरीज के ऊपर। तो उन्हीं डिस्कवरीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से डिस्कवरीज थी सेल के बारे में। उसको मैंने नाम दिया है हिस्टोरिकल एडवांसमेंट ऑफ सेल, कि किस तरह से हिस्ट्री के अंदर सेल्स के बारे में नई नई डिस्कवरीज आती गई हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही जाना था कि सेल कब जो है वो डिस्कवर हुई थी, उसी के बारे में जानते हैं कि सेल जो है रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, in 1665 discovered the सेल। और यहाँ जो सेल है ये इन्होंने बच्चों कॉर्क जो स्लाइस है उसको लेके किया था। कॉर्क जो है वो डेड सेल्स होती हैं, तो सबसे पहली जो सेल डिस्कवर हुई थी वो एक डेड सेल थी, कॉर्क की सेल जो है वो डिस्कवर हुई थी। जब इन्होंने ये सेल डिस्कवर की थी 1665 में, उस समय पे माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं था। इन्होंने एक अपना सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया और उसी माइक्रोस्कोप से इस सेल को देखा था। इसके कुछ साल बाद अबाउट 10-11 ईयर्स के बाद माइक्रोस्कोप में थोड़ी सी और एडवांसमेंट आई। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि माइक्रोस्कोप में जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई है वैसे वैसे ही सेल की ये डिस्कवरीज होती गई है बच्चों। इसका कारण क्या है? क्योंकि सेल जो है उसका साइज बहुत छोटा है। जो हमने उस दिन एक्टिविटी की थी उसमें भी जाना था कि किस तरह से हमने इतने से साइज की, छोटे से साइज की पिल ली है, कोई 1 सेंटीमीटर के साइज की ही पिल ली थी और उसको माइक्रोस्कोप से देखा था। तो उसके देखने के बाद ही उन सेल का साइज नज़र आता है। इसका मतलब क्या था कि जब तक एक अच्छे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी उसी के साथ साथ ये डिस्कवरी चलती गई। सबसे पहली जो सेल देखी गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में उन्हीं के खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखी गई थी। दूसरी डिस्कवरी जो है हमारी 1674 के अंदर देखी गई है। यहाँ पे एंटोन वैन एवी लीवनहुक एंटोन वैन लीवनहुक जो है उन्होंने 1674 के अंदर डिस्कवर किया discovered the free living cell। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे जो डिस्कवर किया है वो है एक फ्री लिविंग सेल। मतलब वो सेल जो है वो लिविंग है और वो फ्रीली लिविंग है। और किसके अंदर है? इन पॉन्ड वाटर। मतलब इन्होंने जो है इस सेल को पॉन्ड वाटर से सैंपल लिया है और पॉन्ड वाटर की इस सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया। जो ये डिस्कवरी हुई 1665 के बाद 1674 के अंदर
9 साल के बाद जो ये डिस्कवरी हुई, इसमें इन्होंने पॉन्ड वाटर से सैंपल लेके और उससे सेल को ऑब्जर्व किया है। इसके नेक्स्ट बाद जो डिस्कवरी होती है वो रॉबर्ट ब्राउन, ने 1831 में डिस्कवर किया discovered the nucleus। इन्होंने क्या किया, 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जो कि हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि सेल को सारी को कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे न्यूक्लियस है। मोस्ट ऑफ जो इसके फंक्शन है सेल के, वो इस न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था परकिंस, और परकिंस ने इन 1839 में इन्होंने कॉइन द टर्म परकिंस जो थे, उन्होंने 1839 के अंदर एक टर्म दी थी, जिस टर्म का नाम था प्रोटोप्लाज्म। परकिंस ने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज फ्लूइड ऑफ सेल। सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इस सेल का जो प्लाज्मा है वही उसका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो उसके फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया, द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ ए सेल। फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बाद जो और डिस्कवरीज हुई, उनमें दो साइंटिस्ट थे, एक जोलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी उसके बारे में बात करते हैं कि सेल के बारे में और डिटेल उन्होंने बताई कि सेल क्या काम करती है, सेल किस किस के अंदर होती है। इस तरह से उन्होंने जो कुछ भी बताया सेल के बारे में, उसी को बच्चों सेल थ्योरी के नाम से कहा गया। और ये डिस्कवरीज कब कब हुई हैं ये देखिए। ये डिस्कवरी जो है, स्क्लेडन एक साइंटिस्ट थे जो कि जोलॉजिस्ट थे। स्क्लेडन जो थे, इन्होंने 1838 के अंदर कहा, इन 1838, एंड अगले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सेक्विन। स्क्लेडन एंड सेक्विन जो थे, उन्होंने कहा इन्होंने 1839 में बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं या और भी लिविंग हैं, वो सभी के सभी सेल से ही बने हुए हैं।
और यही सेल जो हैं वो हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है। यही उन्होंने सेल थ्योरी में कहा था। सो इसको जानते हैं, क्या कहा? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and that the cell the basic unit of लाइफ। सो सेल थ्योरी में क्या कहा? स्क्लेडन इन 1838, सेक्विन इन 1839, उन्होंने कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि सभी के सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, और जो ये सेल है यही लाइफ की बेसिक यूनिट है, मतलब यही लाइफ की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हम कोई भी एक मकान बनाते हैं तो उस मकान को बनाने में हम ईंटों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से ईंट रख के और हम एक पूरी दीवार और उन दीवारों के बाद पूरा मकान बना देते हैं, सेम उसी तरह से जो सेल हैं वो भी क्या बना देती हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को बना देती हैं। वो सारी की सारी सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बना देती हैं। ऐसा ही उन्होंने कहा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे एक इनकी छोटी सी ड्रॉबैक रही कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आई कहाँ से। सो इनके बाद एक साइंटिस्ट आए 1855 के अंदर, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, मतलब पुरानी सेल से ही आई है। जैसा कि यहाँ भी बताया गया था कि ऑल सेल्स दस कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ऐसा ही रुडोल्फ विर्चो ने कहा, तो फिर सेल थ्योरी बाद में रुडोल्फ विर्चो के नाम से ही जानी जाती है। सो विर्चो 1855, he said, all cells arise from pre-existing सेल्स। सो उन्होंने बताया कि सारी की सारी सेल्स जो हैं वो पहले जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से ही बनती हैं, मतलब वो सेल पुरानी सेल जो हैं वो डिवाइड होती हैं और नई सेल्स उनसे बन जाती हैं। ऐसा रुडोल्फ विर्चो ने कहा, और अभी तक भी रुडोल्फ विर्चो की सेल थ्योरी जो है वो सभी के द्वारा मानी जाती है। अब बात आती है एक और डिस्कवरी की, जो कि 1940s के अंदर हुई है। इन डिस्कवरीज के बहुत साल बाद ये जो डिस्कवरी हुई है, ये साइंस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिस्कवरी और इन्वेंशन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1940s के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1940s electron microscope get discovered।
1940s के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया था और इसके बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको हम देख पाते थे। तो इसके बाद और बहुत सारे डिस्कवरीज हुई कि कौन कौन से सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स देखे गए। ये सारे कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।